नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी राष्ट्रवादी भाइयों से अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू की वाइस चांसलर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जेएनयू के वाइस चांसलर डॉक्टर शांति श्री ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है सुप्रीम कोर्ट से कि पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है उसमें बवाल मचा हुआ है। और इस तरीके से अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या बड़ी किसी संस्था के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं, ठीक है, हम लोगों का चैनल छोटा है या कम लोगों तक बात पहुंचती है, लेकिन सवाल बराबर पूछते रहिए आप गलत के खिलाफ। क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं डेमोक्रेसी में, तो यह मान लिया जाता है कि अगला जो कह रहा है वह सही है। तो प्रोफेसर शांति श्री ने क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट से, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के क्रियाकलापों पे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भी मेल लिख करके जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा और उस पे सीजीआई का जो रिप्लाई आया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर शांति श्री का सवाल। इन्होंने एक सवाल किया। दरअसल एक पुस्तक के विमोचन पे ये पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी गई हुई थी। वहां पे आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत जी भी थे। उसमें एक सवाल आया वामपंथी इकोसिस्टम को लेकर के। तब उन्होंने यह बात कही, उन्होंने कहा कि क्या हमारे लिए शनिवार को रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए शनिवार के दिन सुप्रीम कोर्ट बंद रहता, शनिवार को रविवार को, आप लोगों को पता है। और तिस्ता सीतलवाड़ के केस का रेफरेंस दिया कि तिस्ता सीतलवाड़ के लिए शनिवार के दिन रात में सुप्रीम कोर्ट को खोला गया। यह होता है लेफ्ट इकोसिस्टम की ताकत, यह होती है लेफ्ट इकोसिस्टम की ताकत। अब लेफ्ट इकोसिस्टम जो है वह इस समय बिलबिलाया हुआ है कि ये क्या कह दिया जेएनयू के प्रोफेसर ने, ये कैसे कर दिया। ये जेएनयू को वही प्रोफेसर है, जब ये जेएनयू में वाइस चांसलर बनी तो इन्होंने कहा कि यहां पे प्रधानमंत्री की फोटो लगेगी, राष्ट्रपति की भी फोटो लगेगी और तिरंगा ध्वज भी लगेगा। जब जेएनयू में इसका विरोध किया गया तो इन्होंने कहा कि आप टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ते हो तो यह लगाना जरूरी है। अब तक किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था। यह बात अपने आप में सोचने और समझने वाली बात है, लेकिन उन्होंने जो कहा और उसके आगे उसको भी जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शांति श्री ने कहा कि आरएसएस से जुड़े संगठनों के साथ उनका बचपन से जुड़ाव रहा है। मैं बचपन से ही बाल सेविका थी, मुझे मेरे संस्कार आरएसएस से मिले हैं। मुझे यह कहने में गर्व है कि मैं आरएसएस से हूं, मुझे यह कहने में गर्व है कि मैं हिंदू हूं। आप पहली बार सुनेंगे, क्योंकि आरएसएस के लोग तो कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब बड़े पदों पे चले जाते हैं तो वो अपने को हिंदू कहने में डरते हैं कि हिंदू कह दूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। ये प्रवृत्ति किसने बनाई? वामपंथी इकोसिस्टम ने। देखिए वामपंथ करता क्या है। वामपंथ सबसे पहले आपके दिमाग में घुसेगा, आपको भड़काएगा, फिर आपको वन वे कम्युनिकेशन की तरह कर देगा। दुनिया में कोई भी वामपंथी देश ऐसा नहीं है जिसमें डेमोक्रेसी हो। वामपंथी सिर्फ अपने वे से चलता है, सिर्फ अपने हिसाब से चलता है, वह दूसरे को नहीं सुनता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वामपंथियों ने इस देश में बताया कि इस तरीके का माहौल है, फिर मनुस्मृति लेकर के आए, फिर हिंदू धर्म को गाली देने की बात आई, बहुत सारी चीजें, नैरेटिव्स हमेशा बिल्डअप होते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ये नैरेटिव चलाते कैसे हैं? क्योंकि जो भारत में सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम है, वहां तक इनकी पहुंच है और उसी के तरफ इशारा कर रही थी जेएनयू की जो वाइस चांसलर है वो। आप देखेंगे यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, वामपंथ आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जेएनयू में, बीएचयू में, डीयू में, जामिया में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, प्रयाग यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इस तरह किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए तो एक बड़ा वर्ग वामपंथियों का रहता है। और उसमें सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं होते हैं,
प्रोफेसर भी होते हैं। करते क्या है, ये वहीं से विचारों को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। जबकि वामपंथ एक ऐसा विचार है, मोहन भागवत जी ने कहा कि वामपंथ ने भारत ही नहीं पूरे दुनिया को वैचारिक रूप से खोखला कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कोट्स हैं जो सामाजिक और इस तरीके की चीजों पर अध्ययन करते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग दो ही चीज की बात कर रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, अब इस मसले पे क्या जवाब देंगे यह देखने वाली बात होगी। धारीवाल आगे उन्होंने क्या कहा उसको भी देखते हैं। शांति श्री पंडित ने कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि राजनीतिक ताकत बढ़ा, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना। शांति श्री पंडित ने कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि राजनीतिक ताकत बनाए रखने के लिए आपको नैरेटिव कंट्रोल की जरूरत है। वामपंथी प्रवेश आज भी सक्रिय है। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने के लिए शनिवार की रात को सुप्रीम कोर्ट खोला। हमारे लिए ऐसा नहीं होगा। हमें ऐसे इकोसिस्टम और नैरेटिव की पावर को कंट्रोल करने की जरूरत है। जब तक हम इसे हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक दिशाहीन जहाज की तरह रहेंगे। अब इतने बड़ी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर इससे ज्यादा खुल करके क्या कहेंगी। अभिजीत जो की किताब थी, मोहन भागवत जी ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि यह किताब झूठ को उजागर करेगी और गलत और भ्रामक जो चीजें हैं उसके एजेंडों को तोड़ेगी। कम्युनिस्ट अपनी पहचान बनाने के लिए असत्य, हिंसा और अमंगल फैलाते हैं। उनकी पहचान इन्हीं झूठों पर आधारित है। लेकिन हमारा देश सत्यमेव जयते वाला देश है जो बुराई को जीतने नहीं देता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एक वकील साहब है, मैथ्यूस उनका नाम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक मेल लिखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जन सरोकार और आम लोगों के लिए, आम लोगों की याचिकाओं को नहीं सुन रहा है। 370 जब संसद से कानून बना दिया गया था उस पर इतनी लंबी सुनवाई करने की क्या जरूरत थी। मेल गया, रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को सूचित किया, चीफ जस्टिस ने इसका पलटवार किया। फिर चीफ जस्टिस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये जो 370 है ये बहुत आम नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको कश्मीर के लोगों ने उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हम इस पे सुन रहे हैं, और बहुत सारी बातें कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकीलों पे के भारी दबाव के बाद इन्होंने कहा नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो क्या अब ये मान करके चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीश या न्यायतंत्र जो एक लंबे समय तक एक नैरेटिव बना करके रखा है कि आपको माननीय ही कहना है, आपको जस्टिस ही कहना है, आपको मिलाड ही कहना है, और कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आप लोगों ने सुना होगा हमेशा ये नैरेटिव चलता है कि कोर्ट पे सवाल ही नहीं पूछा जा सकता है। आप सरकार से सवाल पूछेंगे, आप यूनिवर्सिटी पे सवाल उठाएंगे, आप धर्म पे सवाल उठा सकते हैं, आप किसी चीज पे सवाल उठा सकते हैं इस देश के अंदर डेमोक्रेसी में, लेकिन आपको कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। कंटेम्प्ट लग जाएगा भाई साहब, तुरंत बुला लिया जाएगा, मानहानि हो जाएगी। जनता प्रतिनिधि चुन करके जो भेज रही है उसकी मानहानि नहीं होती है। जब वो गाली सुनता है, जब वो गलत करता है तो उसको 4 बार सुनाई जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर गलत करेगी तो डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश में आवाज क्यों नहीं उठाई जा सकती। तो ये सिस्टम भी अब टूटता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, अजीत भारती भाई हैं, बहुत सवाल उठते हैं, उनपे भी कंटेम्प्ट लगा था। मैं बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के अलावा कोलेजियम सिस्टम इन सब पे सवाल उठाता रहा हूं। सरकार की तरफ से भी मंत्री सवाल उठाए, अब वाइस चांसलर ने सवाल उठाया है इस इकोसिस्टम। तीस्ता सीतलवाड़ की जब जमानत हुई तो पूरा देश हस्तप्रभ था। बताया गया कि बहुत सारे जज लोग जो है वो कोई नृत्य देख रहे थे, कोई भारतनाट्यम कुछ चल रहा था इस टाइप का, और फोन आता है, सीजीआई 10 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, उसके बाद 3 जजों की बेंच गठित हो जाती है। पहले 2 जजों की बेंच गठित होती है, वो फाइनल जमानत नहीं देती है, तुरंत 3 जजों की बेंच गठित हो जाती है, और शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक तीस्ता सीतलवाड़ को 2 बेंच बैठा करके जमानत दे दी जाती है। जबकि उसी दिन
शाम को मतलब दोपहर के समय गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आता है कि तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार करना जरूरी है। एक कोर्ट तो इस बात को कहता है और दूसरा कोर्ट तत्पर है छुट्टी वाले दिन रात को कोर्ट खोल करके उसी बात को इन्होंने रेखांकित किया। अब चीफ जस्टिस साहब जिस तरीके से मैथ्यूज का जवाब दिए जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उसी तरीके से वाइस चांसलर ने जो कहा उसका भी जवाब उनको देना चाहिए। हालांकि वो कह देंगे कि बाहर जो बात होती है कोर्ट से उसका मेरा कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसी चीजें कह चुका है। यही नहीं, बार के जो प्रेसिडेंट थे पहले विकास सिंह, उनकी भी चीफ जस्टिस से बहस हो गई तो उन्होंने कहा कि मेरे कोर्ट में ये सब नहीं चलता है। क्या ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? जो लोग बहुत दिन भर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लिबरल सोशल फलाना ढिकाना दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, आप जब दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे, आप दूसरे को निग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब कहां रह गया? ये तो पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि 370 जब संसद से पास कानून है तो उस पर इतनी लंबी सुनवाई का क्या मतलब था? क्या सुप्रीम कोर्ट 370 बदल देगा या कुछ अमेंडमेंट कर देगा या उसको बहाल कर देगा? अगर ये सब सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था तो जो जरूरी मामले थे उसको क्यों नहीं सुना गया? बेसिकली मैथ्यू साहब एक केस लेकर के गए थे, 3 जजों का पैनल बैठा हुआ था, मोटर व्हीकल से संबंधित कुछ था, जन सरोकार का वो बिल था, जन सरोकार की वो याचिका थी, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि हम इस तरीके की याचिका को नहीं सुनेंगे। तब इन वकील साहब ने लेटर लिखा था कि जन सरोकार की याचिका सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप बेंच पे बेंच गठित करके ऐसे मामलों को सुन रहे हैं जो आम आदमी से जुड़ा ही हुआ नहीं है। ये बात तो हम लोग भी कहते हैं। ये बात अब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भी हिम्मत की और वाइस चांसलर जेएनयू की, उन्होंने भी पूछ लिया और उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि हमारे लिए शनिवार के दिन रात को नहीं कोर्ट खुल सकती है, ये लेफ्ट इकोसिस्टम के अगर आप पार्ट हैं तभी आपके लिए खुल सकती है। इस देश ने अभी देखा है कि आतंकवादी के लिए रात 12 बजे कोर्ट खोल दी जाती है और एक नैरेटिव सेट किया गया इस देश में। बेसिकली 2 नैरेटिव सेट किए गए इस देश में। एक नैरेटिव ये सेट किया गया कि देखिए कि हम लोग इतने न्यायप्रिय हैं, न्याय देने में इतने तत्पर हैं कि आतंकवादी भी अगर हो तो हम रात को 12 बजे कोर्ट खोल देते हैं अपनी। ये नैरेटिव है। आतंकवादी से कौन सा मोह माया है जी? क्यों उसके लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलेगी? क्या कोर्ट वो फैसले को बदल देगी? नहीं, लेकिन दिखाना है कि हम ताकतवर हैं। दूसरी चीज, एक नैरेटिव और गढ़ा गया कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों 100 गुनहगार छूट जाएं? एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, यह तो ठीक है, यह तो न्याय सम्मत है, लेकिन 100 गुनहगार छूट क्यों जाए उसके चक्कर में? यह भी एक नैरेटिव गढ़ा गया। तो ये 3-4 नैरेटिव अभी भी देखिए, हम मिलॉर्ड मिलॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड कहते हैं, मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्यों कहते हैं? योर ऑनर कहिए, योर ऑनर कहने में क्या दिक्कत है? सम्मान दीजिए, लेकिन सम्मान इतना बड़ा दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वास्तव में अपने आप को सुप्रीम पावर समझता है इस देश का। आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सवाल करेंगे तो आपको डरना पड़ेगा। तो इन्होंने जो सवाल उठाया है और इन्होंने जो सवाल पूछा है, इस पे मुझे लगता है कि सीजीआई साहब को जवाब देना चाहिए। हालांकि वो जवाब देंगे नहीं, लेकिन जवाब देना चाहिए। ये देश के बहुत सारे लोग जानने की कोशिश में हैं कि आखिर में तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी से ऐसी कौन भारत में इमरजेंसी लागू हो जाती, और वह भी उसी कानून के तहत एक हाई कोर्ट का फैसला है। उसको बदलने के लिए सैटरडे के दिन, छुट्टी के दिन 2-2 बेंच का गठन कर दिया जाता है रातों रात। आपने कभी एक सामान्य जन के मामले में ऐसा होता हुआ देखा है? कभी भी कभी नहीं ऐसा होता है। अगर ऐसा होता तो 75,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं होते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। आप बहुत अच्छे न्यायाधीश हो सकते हैं, आप बहुत सारे अच्छे फैसले दे सकते हैं, वो सारी अपनी जगह है,
लेकिन इस तरीके के कृत्य करने से लोगों के मन में संदेह पैदा होता है और वो संदेह लाजमी भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। देखिए, सबकी अपनी संवैधानिक ताकतें हैं और वो ताकतें बटी हुई हैं अपनी अपनी जगह पे। किसी को किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आने वाली कोई भी संस्था हो वो आलोचनाओं से परे नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। अगर वो गलत करेगा, लोगों को लगेगा कि वो गलत है, तो उसकी आलोचना बिल्कुल की जा सकती है। कोलेजियम पे जब इतने सवाल पूछे गए तभी तो सीजीआई कह रहे नहीं, मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बार किसी ने कहा सीजीआई के पद पर रहते हुए कि मैं ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई आएगा वो कहेगा कि नहीं, कोलेजियम ठीक नहीं है, इसको हटाओ। तो जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपनी बात नहीं कहेंगे, जब तक आप प्रॉब्लम्स को नहीं कहेंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो यह मत समझिए कि आप अकेले आवाज उठा रहे हैं, आवाज इसी तरह उठेगी। बाकी इकोसिस्टम की जहां तक बात है, उस पर भी जेएनयू के प्रोफेसर ने ठीक कहा कि जब तक आप अपने इकोसिस्टम से वो ताकत नहीं पा लेते हैं जो इंस्टीट्यूशनल ताकत है, इंस्टीट्यूशनल पावर है, जब तक वहां तक आपकी रीच नहीं हो जाती है, तब तक आप कोई इकोसिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते, कोई इकोसिस्टम बना नहीं सकते। और यह सरकारें ही नहीं बनाती, यह समाज से जुड़े हुए लोग ही बनाते हैं। तो दोस्तों, होप ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। ज्यादा जानकारी चाहिए इस विषय पे तो आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। और आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं, विश्लेषण को पसंद करते हैं, तो आप इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। नीचे फोन एटीएम और पेटीएम और फोन पे का नंबर दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।